नमस्कार। सत्य हिंदी के इस खास कार्यक्रम विजय व्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। जब से सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन की बात की है और कमेटी बना दी है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, तब से ये जो विवाद है, बयान जो है, उस पर राजनीतिक गर्मा-गर्मी बढ़ती जा रही है और ज़्यादातर लोगों को लग रहा है कि अब हम तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं। ये अलग बात है कि कोई ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। 1952 से 1967 तक हमारे यहाँ पर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए हैं और बीच में जो राष्ट्रपति शासन की वजह से बहुत सारे चुनाव नहीं हुए। यदि आपको मैं याद दिलाऊँ कि 1966 से 1976 तक 10 साल में 39 बार राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, जिसकी वजह से विधानसभाओं का कार्यकाल टूट गया और वो कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। और उसके साथ-साथ 1970 में लोकसभा के चुनाव भी मध्यावधि चुनाव के तौर पर हुए, तो वो पूरा का पूरा क्रम, चरण जो है वो टूट गया था। इस वजह से इसके बाद जो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ-साथ नहीं हुए। फिर उसके बाद भी ऐसा ही हुआ। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई, तो उसने भी कांग्रेस की सरकारों को जो है वहाँ पर बर्खास्त कर दिया। इसी तरह से 1992 में नरसिम्हा राव ने भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को बर्खास्त किया और बहुत सारे मौके आए हैं जब राज्यों में विधानसभाओं को बर्खास्त किया गया। ऐसे भी मौके आए जब सरकारों को बर्खास्त करने के अलावा सरकारें गिरती गईं, उनका जो विश्वास प्रस्ताव था वो पास नहीं हुआ, बहुमत बदल गया। इन तमाम कारणों से ये व्यवस्था बदल गई। तो क्या अब उस व्यवस्था पर फिर से आया जा सकता है? क्या काम किया जा सकता है? और कमेटी बनाने का मतलब क्या है? कमेटी बनाने का मतलब क्या ये कहा जा सकता है कि सरकार इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है? क्या इस पर लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद में चर्चा नहीं होगी? ऐसा नहीं है। उसमें कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी साहब को भी शामिल किया गया, हालाँकि उन्होंने इससे इनकार कर दिया उसमें शामिल होने से और उस पर जवाब दिया। हालाँकि अब उन्होंने सफाई दी है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से उनसे इस बारे में पूछा गया था और उन्हें जानकारी दी गई थी। खैर, वो अलग मुद्दा है, लेकिन विपक्षी दल इसे कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री मोदी की तानाशाही का नतीजा है या उनका जो रवैया है, व्यवहार है, वो तानाशाही है कि वो देश में एक देश एक चुनाव करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा, एक देश एक चुनाव से पहले एक स्वास्थ्य, एक शिक्षा पर भी काम किया जाना चाहिए। तो क्या वजह है कि सब जो विपक्षी दल हैं, जो सरकार में नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, वो इसका विरोध कर रहे हैं? एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया कि एक संस्था है आईडीएफसी, उसने स्टडी की। उस स्टडी में कहा गया कि यदि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ किए जाते हैं, तो 77% लोग यानी वोटर, 77% वोटर यानी हर 4 में से 3 वोटर एक ही पार्टी को वोट डालते हैं। आईडीएफसी की इंस्टीट्यूट की ये स्टडी है जिसमें ये कहा गया कि 77% वोटर एक ही पार्टी को वोट डालते हैं। और यदि लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में 6 महीने का अंतर हो, यानी वो पहले 6 महीने पहले हों या 6 महीने बाद हों, तो कम ये जो परसेंटेज है वो घटकर 61% रह जाता है। यानी 3 लोग हो जाते हैं, 3 की बजाय 30 मतलब 60% हो जाता है 77 की बजाय। तो क्या ये बड़ी वजह है जिससे चिंता की जा रही है? यदि 2014, 2019 और उससे पहले 2009 के चुनावों के नतीजे भी देखें तो ये ट्रेंड सामने आया है। लेकिन इस ट्रेंड का मतलब ये नहीं है कि जो केंद्र में सरकार थी या केंद्र में जिस पार्टी को बहुमत मिला उसे ही वोटर्स ने वोट दिया। उड़ीसा को देखेंगे तो वहाँ पर बीजेडी को वोट मिला है। दूसरे राज्य जो हैं वहाँ पर उनकी स्थानीय पार्टियों को वोट मिला और उन्हीं पार्टियों को लोकसभा में भी उसी वोटर ने वोट दिया है और वो वोट भारतीय जनता पार्टी को या किसी को नहीं मिला। लेकिन ये फैक्ट है कि 77% वोटर एक साथ जब वोट डाल रहा है तो वो लोकसभा और विधानसभा में अलग-अलग तरीके से डिसाइड नहीं करता। तो इसका फ़ायदा और नुकसान तो सभी को हो सकता है। राज्यों में, विधानसभाओं में कौन-सी पार्टीज़ हैं, उनको भी नुकसान हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है कि वो लोकसभा में भी उनको ज़्यादा सीटें मिल जाएँ और लोकसभा वाली जो पार्टी है, उसको ये फ़ायदा हो सकता है कि विधानसभा में बहुमत मिल जाए। तो एक बात तो ये रही। दूसरी बात कि जो इंडिया गठबंधन है, विपक्षी गठबंधन है, वो इसका विरोध क्यों कर रहा है? तो कुछ लोगों का तर्क ये है कि विपक्षी गठबंधन इसलिए इस घटना का, इस पूरे फैसले का विरोध इसलिए कर रहा है कि अभी बहुत सारी विरोधी विचारधारा वाले दल एक साथ शामिल हुए हैं इंडिया में और वो लोग लोकसभा चुनाव में तो किसी तरह से एक साथ आ सकते हैं नरेंद्र मोदी या केंद्र की सरकार के खिलाफ, अपने-अपने जो विरोध हैं, मतभेद हैं, उनको छोड़कर। लेकिन यदि उसी दौरान लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ-साथ हुए तो उनके लिए दुविधा हो जाएगी कि किस तरह से वो लोकसभा में एक सरकार के एक पार्टी के खिलाफ वोट माँगे और दूसरा उसी समय विधानसभा में अपने सहयोगी पार्टी के खिलाफ वोट माँगे। जैसे पश्चिम बंगाल को लीजिए,
पश्चिम बंगाल में यदि चुनाव विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ होंगे तो वहाँ तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस और लेफ्ट तीनों विरोधी पार्टियां एक दूसरे की, तो क्या वो विधानसभा में एक दूसरे के खिलाफ वोट नहीं मांगेंगी? यदि ऐसा मांगती हैं तो क्या वो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होकर वोट मांग सकती हैं? दिल्ली में भी यही हाल है। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, पंजाब में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तमिलनाडु में भी इसी तरह का होगा कि डीएमके और कांग्रेस। तो ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर ये दुविधा पैदा हो सकती है, इसलिए लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। मसला यह है कि क्या एक चुनाव एक देश की व्यवस्था को लागू करने से क्या नुकसान हो सकता है? क्या तानाशाही की तरफ हम बढ़ सकते हैं, या राज्य और विधानसभा के चुनावों से विकास को रफ्तार मिल सकती है? कुछ लोगों का तर्क यह है कि विकास की रफ्तार तो छोड़िए साहब, यदि 5 साल में चुनाव हुए तो फिर नेताओं के दर्शन ही नहीं होंगे। और फिर जो आए दिन विधानसभा चुनावों के डर से केंद्र सरकारें या पार्टियां अपने अपने वादे, गिफ्ट्स और तमाम चीज़ों की योजनाओं की घोषणा करते हैं, वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये मसला न तो नया है कि आज ही पहली बार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में 1983 से ये मसला चल रहा है। 1983 में चुनाव आयोग ने इसको रखा था, फिर तमाम रिपोर्ट्स हुई, इस पर भी बहुत सारी चर्चा हो गई है। तो किस तरह से ये चुनाव लड़े जाएंगे, और क्या केवल ये डर है कि 77% वोटर एक ही पार्टी को लोकसभा और विधानसभा चुनावों के साथ साथ होने पर वोट डालता है, इसका नुकसान हो सकता है। इसका फायदा भी हो सकता है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव हो रहे हैं, तेलंगाना के चुनाव हो रहे हैं, मिजोरम के चुनाव हो रहे हैं, और अगले साल जो चुनाव होंगे उड़ीसा के होंगे, अरुणाचल प्रदेश के होंगे, असम के होंगे। तो इन चुनावों में, सिक्किम के चुनाव होंगे, क्या उन चुनावों में वहाँ की जो स्थानीय पार्टियां हैं उनके ही लोगों को लोकसभा में भी बहुमत मिल जाए, उसका नुकसान लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। खैर, ये इस सब पर लगातार चर्चा हो रही है और अभी चर्चा होगी। कमेटी बना दी गई है, ये कमेटी कब रिपोर्ट देगी अभी इस पर कहा नहीं गया। इसके मैंडेट में कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है। हालांकि सरकार ने कहा है कि जल्दी से जल्दी इस पर चर्चा करके सरकार को कमेटी रिपोर्ट पेश करे। हालांकि रिपोर्ट पेश करने का मतलब नहीं है कि ये मैंडेट नहीं होगा या कंपलसरी नहीं होगा सरकार पर कि वो उस रिपोर्ट को लागू करे। उस रिपोर्ट को संसद में रखना होगा, फिर संसद में उस पर चर्चा होगी और फिर जो भी सहमति बनेगी उस पर सरकार आगे जा सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब जब इस बार जो चुनाव हो रहे हैं वो अर्ली इलेक्शंस हो जाएं, जिसके लिए विपक्ष जो है लगातार बात कर रहा है। मुझे लगता है केंद्रीय मंत्रियों ने भी इस पर साफ किया है कि जो हमारे लोकसभा चुनाव हैं मई अप्रैल में होने वाले हैं, वो प्रीपोन नहीं की जाएंगी, यानी समय से पहले नहीं कराए जाएंगे। इसी चुनावों की चर्चा के दौरान एक और बड़ा मसला हो गया जब कल डीएमके के नेता और मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने, माफ कीजिएगा, उदयनिधि स्टालिन ने एक बयान दिया और उसमें सनातन धर्म को लेकर कुछ आपत्तिजनक बातें की, जिसमें कहा गया कि डेंगू, मलेरिया और कोरोना की तरह से हमें सनातन का विरोध नहीं करना, उसे खत्म करना है, उस विचारधारा को खत्म करना है। ये बाद में उन्होंने सफाई दी और फिर उन्होंने कहा कि मैं अपने इस स्टैंड पर कायम हूँ। इससे एनडीए वर्सेस इंडिया के भी एक राजनीतिक तकरार बढ़ गई है और अब इंडिया के लिए एनडीए ने कहा है कि इंडिया के जो नेता हैं, राहुल गांधी साहब हैं, लालू यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, वो इस पर जवाब दें कि वो सनातन धर्म पर स्टालिन के बयान को लेकर क्या कह रहे हैं। हालांकि अभी किसी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। कांग्रेस ने कहा है कि हम सर्वधर्म संभाव में विश्वास करते हैं, लेकिन किसी ने उदयनिधि के बयान की निंदा नहीं किया या उसको खारिज नहीं किया है। तो इसको लेकर भी गर्मा गर्मी बढ़ती जा रही है। क्या 2024 के चुनावों में सनातन जो है वो भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, यानी हिंदुत्व को लेकर भी बात हो सकती है। जातिगत राजनीति, जातिगत जनगणना की बात तो लगातार चल रही है। सनातन का ये मसला मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, क्योंकि स्टालिन के लिए वहाँ की पॉलिटिक्स में उनको फायदा देने वाला ये बयान है, इसका उन्हें नुकसान नहीं होने वाला। कुछ लोगों ने ये भी सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हेट स्पीच को लेकर वो स्वतः संज्ञान लेगा, तो क्या इस बयान को जो है वो हेट स्पीच माना जाना चाहिए, और हेट स्पीच माना जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में क्या किया जा रहा है। हालांकि कुछ राज्यों में और कुछ शहरों में उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है इस मसले को लेकर। तो इस पर भी लगातार गर्मी बढ़ती जाएगी और इंडिया वर्सेस एनडीए का जो युद्ध है, वाक युद्ध है, वो करना चाहिए। लेकिन इसका एक बैकग्राउंड और समझ लीजिए कि डीएमके ऐसी पार्टी है जो केंद्र में कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है, कभी कांग्रेस के साथ रही है। कांग्रेस की एक बार सरकार में, देवेगौड़ा सरकार में जब यूएफ गवर्नमेंट थी, उस समय गुजराल साहब की जब दोबारा सरकार बनी तो कांग्रेस ने डीएमके को हटाने के लिए, उस समय राजीव गांधी हत्याकांड को लेकर जैन कमीशन की रिपोर्ट आई थी, तो कांग्रेस ने बड़ा बवाल किया था और कहा था कि
डीएमके को सरकार में से हटाया जाए, और उसी आधार पर उन्होंने उस सरकार को गिरा दिया था। ये अलग बात है कि उसके बाद डीएमके और कांग्रेस ने केंद्र में भी सरकार साथ में बनाई है, और वहाँ पर तमिलनाडु में भी सरकार बनी। मसला डीएमके का सिर्फ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का हाल भी यही है। भारतीय जनता पार्टी आज सबसे ज़्यादा मुखर है, लेकिन 1999 से 2003 तक जब वाजपेयी की सरकार थी, वाजपेयी साहब की सरकार थी, तो डीएमके भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के साथ रही है। और करुणानिधि थे जिन्होंने ये सबसे पहले बयान दिया था, जब जयललिता ने समर्थन विड्रॉ किया था, सपोर्ट विड्रॉ किया था, तो उन्होंने कहा था कि हम इस सरकार को गिरने नहीं देंगे और डीएमके उसका सपोर्ट करेगी। तो पॉलिटिक्स में चलता रहता है, सब लोग कभी इधर कभी उधर चलते रहते हैं, और जब बयानों की बात होती है, हो सकता है याद हो। वैसे मैं यहाँ पर एक और बात याद दिला दूं कि अभी दिसंबर 2022 में 28 दिसंबर 2022 को जो पेरियार हैं, जो डीएमके के एक तरह से पुरोधा माने जाते हैं, जो उस पूरी विचारधारा उसके अग्रणी माने जाते हैं, उनकी डेथ एनिवर्सरी थी। तब भारत सरकार ने उनके लिए एक बड़ा सम्मानजनक ट्वीट किया था। उस समय केंद्र में मोदी सरकार ही थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, बयानों का क्या ख्याल है, बयानों से क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या एनडीए को डीएमके का विरोध करने का फ़ायदा उत्तर भारत में हो सकता है, क्या इंडिया को इसका नुकसान हो सकता है, क्या डीएमके को तमिलनाडु में इस बयान पर अडिग रहने का, स्टैंड लेने का बड़ा फ़ायदा हो सकता है। ये सब भी लगातार चर्चा में चल रही है बात कि किस तरह से होगा, लेकिन ये मसला जल्दी हल होने वाला नहीं है, क्योंकि जो विपक्षी दल हैं, उनके लिए मुश्किल ये है, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के बाद सबसे बड़ा जो दल है, वो डीएमके है। कांग्रेस के पास 50 से ज़्यादा सीटें हैं और डीएमके के पास 23 सीटें हैं, वो दूसरे नंबर पर है। तो क्या वो डीएमके को छोड़ने की हिमाकत कर सकता है इंडिया गठबंधन? इसकी संभावना तो कतई नहीं लगती। तो अभी डीएमके इंडिया गठबंधन के साथ रहेगी। चुनाव है साहब, चुनाव में वैसे ही सब लोगों को साथ रखना मुश्किल काम होता है, तो डीएमके अभी साथ ही रहेगा। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई विपक्षी गठबंधन में डीएमके को नाराज करने की हिम्मत कर सकता है। और एनडीए को इससे एक बड़ा फायदा हो गया कि वो लगातार इस पर हमला बोल सकते हैं, डीएमके के बहाने इंडिया पर और सनातन धर्म पर। वैसे तो चर्चा ये भी हुई कि राहुल गांधी जी का जो वीडियो वायरल हुआ लालू यादव और मीसा भारती के साथ, मीसा भारती के घर में मटन बनाने का और मटन को समझने का, मटन की रेसिपी को समझने का, उसमें उन्होंने कहा कि भाई ये तो अभी तक तो जनेऊधारी ब्राह्मण हो रहे थे और सनातन धर्म की बात कर रहे थे और सावन में मीट खा रहे थे। इसको लेकर भी काफी हो हल्ला चल रहा है कि सावन में मीट खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। ज्यादातर हिंदू इस पक्ष में रहते हैं कि सावन में मीट नहीं खाया जाए, वो पाबंदी रखते हैं। उस वक्त में राहुल गांधी मीसा भारती के साथ लालू यादव के नेतृत्व में मटन बनाना सीख रहे हैं। केंद्र के एक मंत्री ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने कहा कि लालू यादव के साथ रहेंगे तो मटन बनाना सीखेंगे, चारा खाना सीखेंगे, मीट खाना सीखेंगे, इसके अलावा संस्कार नहीं सीख सकते। खैर इसको भी बहुत गंभीरता से मत दीजिए, ये भी पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में, राजनीति में ये चलता रहता। चलते चलते एक और बात, आज एक बड़ी खबर और आ गई जिस पर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, वो लगातार आगे आ गए। आरटीआई के माध्यम से एक खबर आई, आरटीआई के थ्रू एक सवाल पूछा गया मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल को लेकर कि उन्होंने क्या इस कार्यकाल में कोई छुट्टी ली है। तो आरटीआई में जवाब दिया गया कि 2014 में 26 मई 2014 से, जब से नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला, तब से आज तक कोई छुट्टी उन्होंने नहीं ली है। इस दफ्तर से, प्रधानमंत्री दफ्तर में कोई छुट्टी नहीं ली है और वो लगातार काम कर रहे हैं। जैसे ही ये खबर आई है, तब से कई मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्रियों ने ट्वीट करके कहा है, एक नया हैशटैग दिया है, माई पीएम माई प्राइड। माई पीएम माई प्राइड मतलब हमारा गर्व है, हमारे गर्व हैं प्रधानमंत्री जो बिना छुट्टी के लगातार काम कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री के लिए एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम तैयार किया गया है। वैसे प्रधानमंत्री को शायद किसी के सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत नहीं होगी, उनकी पॉपुलैरिटी वैसे ही देश में बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए समर्थन में कई मुख्यमंत्रियों और कई केंद्रीय मंत्रियों ने ये हैशटैग के साथ ट्वीट किया है, माई पीएम माई प्राइड। इसमें भी एक बात जोड़ दें, 2016 में आरटीआई में ऐसा ही एक और सवाल पूछा गया था। उस समय मनमोहन सिंह जी, वाजपेयी जी और तमाम प्रधानमंत्रियों के बारे में भी यही सवाल पूछा गया था कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान क्या कभी छुट्टी ली थी और कितनी छुट्टियां ली।
उस समय 2016 के आरटीआई के सवाल पर पीएमओ की तरफ से जवाब आया कि प्रधानमंत्री जो हैं वो हमेशा ड्यूटी पर रहते हैं। मतलब प्रधानमंत्री का पद है तो प्रधानमंत्री हैं तो वो हमेशा ही प्रधानमंत्री होंगे, वो कभी छुट्टी पर नहीं होते हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री कार्यालय इस बारे में, इस संदर्भ में कोई ब्यौरा, कोई डिटेल नहीं रखता। उनका कहना है कि जब से प्राइम मिनिस्टर बने वो हमेशा 24 घंटे प्राइम मिनिस्टर ही हैं और वो हमेशा ही फैसला करना होता है। आपने देखा होगा, रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, देश हो, विदेश हो, प्रदेश हो, यात्रा हो, हर जगह प्रधानमंत्री, अपना पीएमओ, उनका दफ्तर चलता रहता है और जो भी फैसले लेने होते हैं, अचानक फैसले लेने होते हैं, उन सब फैसलों को प्रधानमंत्री करते हैं। तो ये 2016 का जवाब है कि प्रधानमंत्री हमेशा ड्यूटी पर रहते हैं और इसलिए पीएमओ कार्यालय इस बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं रखता। लेकिन आज जो जवाब आया आरटीआई में, उसमें कहा गया है कि नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद छुट्टी नहीं ली है और ये हैशटैग चालू हो गया है, माई पीएम माई प्राइड। ये भी सच है कि नरेंद्र मोदी जी ने जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से कोई छुट्टी नहीं ली है। हालाँकि मुझे ध्यान है कि वो उनके सार्वजनिक जीवन में वो 2001 में मुख्यमंत्री बने थे, 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के, तब से भी शायद उन्होंने कोई छुट्टी नहीं लिया। छुट्टी लेना शायद उनकी फितरत में ही नहीं है, वो लगातार काम करते हैं। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोई छुट्टी ली हो। लेकिन एक सच ये भी है कि प्रधानमंत्री को छुट्टी के तौर पर नहीं माना जाता। उनके लिए माना जाता है कि वो हमेशा ही काम पर हैं, जब भी ज़रूरत होगी उन्हें वो फैसले लेने होते हैं। लेकिन अभी ये कैंपेन खूब चल रहा है, आगे भी चलेगा, माई पीएम माई प्राइड। देश में बहुत सारे लोग हैं, इस पर आगे और बढ़ेंगे। हिंदुस्तान की राजनीति ऐसे ही चलती रहती है और जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आते जाएँगे, तो ये राजनीति और गर्माती जाएगी। चलते-चलते एक और बात याद आ गई, भारतीय जनता पार्टी की एक वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश में आजकल नाराज़ चल रही हैं। क्यों नाराज़ हैं? ये आप ट्वीट पर देखिएगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार, शुक्रिया।